इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन। तो देखो इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन कब होता है, व्हेन लाइन ज्वाइनिंग द ज्योमेट्रिक centers of the colliding bodies is different from the line of motion ठीक है। तो इट रिजल्ट्स ऑब्लिक कोलिजन, इट रिजल्ट्स ऑब्लिक कोलिजन मीन्स, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं एक मास आपका m1 है, ठीक है, इसका ज्योमेट्रिक सेंटर ये हो गया, और ये आपका विथ वेलोसिटी मूव कर रहा है u, और यहाँ पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है हमारा m2 और इसका ज्योमेट्रिक सेंटर a है। तो यहाँ पे देखो जब दोनों का ज्योमेट्रिक सेक्टर आपस में मीट नहीं करेगा तो इस लाइन ऑफ मोशन ये हो गया, ज्योमेट्रिक सेंटर से हो गए, दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे जब दोनों के बीच में कोलिजन होगा तो इस टाइप के कोलिजन में क्या होगा, इसको हम बोलेंगे ऑब्लिक कोलिजन। इसमें क्या होता है, आफ्टर द कोलिजन ये आपका जो मास m1 था इसकी वेलोसिटी आपकी v1 है और ये हॉरिजॉन्टल से θ1 एंगल पे मूव कर रहा है, और दूसरा जो मास था आपका m2 ये v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है विद एंगल θ2। तो इस टाइप के कोलिजन को हम बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन। अब देखो इसमें सॉल्यूशन क्या करते हैं, इलास्टिक कोलिजन है तो इलास्टिक कोलिजन में हमें पता है वहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन भी एक्टिव होगा और क्या रहेगा आपका प्लस काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। तो फर्स्ट इक्वेशन हम लिखेंगे फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फाइनल मोमेंटम विल बी इक्वल टू द इनिशियल मोमेंटम। अब यहाँ पे देखो इनिशियली तो मोमेंटम आपका अलॉन्ग द एक्स एक्सिस ही है, लेकिन जो फाइनल मोमेंटम बनेगा इसमें देखो आपका क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में कंपोनेंट जाएंगे। तो इसका कंपोनेंट हम कर लेंगे v1 का, तो इधर आएगा v1 cos थीटा, और अपवर्ड डायरेक्शन यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा vn sin थीटा हुआ, v1 cos थीटा 1। इसी तरीके से v2 का बनाएंगे तो ये आपका बनेगा v2 cos थीटा 2, और अभी बनेगा v2 sin थीटा 2। अब जो यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखेंगे अलोंग द एक्स एक्सिस भी देखेंगे और अलोंग द वाई एक्सिस। तो मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग द एक्स एक्सिस लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। तो फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस बनेगा m1 v1 cos थीटा 1, इसमें मास से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स अलोंग द एक्स एक्सिस मिल गया, प्लस m2 v2 cos थीटा 2 इक्वल टू कितना है इनिशियली m1 u। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब फाइनल मोमेंटम इन वाई एक्सिस इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम इन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में बन जाएगा m1 v1 sin थीटा 1, क्योंकि देखो वाई एक्सिस का कंपोनेंट क्या है v1 sin थीटा 1। अब v2 sin थीटा कैसे लिखेंगे, माइनस में, क्योंकि ये वाला प्लस हो जाएगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे हम। तो यहाँ पे देखो माइनस ये बन जाएगा माइनस m2 v2 sin थीटा 2, और इनिशियली आपका जो भी दोनों को ये तो आपका रेस्ट पे है, ये किस पे था, रेस्ट पे था। तो और ये किस एक्सिस से मूव कर रहा था, अलोंग द एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस का कोई भी मोमेंटम नहीं है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, जीरो। ये आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें पता है कि कोलिजन कैसा हो रहा है, कोलिजन आपका इलास्टिक कोलिजन है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। तो फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी
फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बनेगा हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की हाफ m1 u स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। तो देखो हमारे पास 3 इक्वेशंस मिल गए हमें। फर्स्ट अलॉन्ग द एक्स एक्सिस से मिला है, सेकंड अलॉन्ग द वाई एक्सिस मोमेंटम कंजर्वेशन से, और थर्ड इक्वेशन हमें काइनेटिक एनर्जी के कंजर्वेशन से मिला है। क्योंकि कोलिजन आपका कैसा है, इलास्टिक कोलिजन है। लेकिन यहाँ पे देखो अननोन्स हमारे पास कितने हैं, अननोन्स हमारे पास है। देखो हमें नोन क्या क्या रहेगा, हमें केवल ये पता रहेगा कि आपका m1 क्या है, m2 क्या है, u क्या है, ठीक है, और ये चीज़ पता रहेगा। और दूसरा क्या है, रेस्ट पे है, वो हमें पता है कि m2 रेस्ट पे है। ये तो हमें नोन होगा। अननोन क्या क्या रहेंगे हमें, v1 अननोन होगा, v2 अननोन होगा, θ1 अननोन होगा और θ2 अननोन होगा। सो v है 4 अननोन्स, बट v है ओनली 3 इक्वेशंस। ठीक है, हमारे पास अननोन तो 4 है लेकिन इक्वेशंस कितने हैं, 3, और 3 इक्वेशन से 4 अननोन्स नहीं निकाल सकते। सो इन प्रॉब्लम्स we will have some experimental data। तो हमारे पास कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमें गिवन रहेगा कि θ1 प्लस θ2 इक्वल टू थीटा है। इस थीटा को हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं। ठीक है, टोटल कितना एंगल आपका ऐसे जा रहा था और कितना टोटल एंगल आपका डिफ्लेक्ट हो गया। जैसे आपका θ1 इधर बना था, ये देखो ऐसे था, ये आपका ऑब्जेक्ट m1 विथ वेलोसिटी v1 से जा रहा था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट m2 विथ वेलोसिटी v2 स्टार्टिंग में ऐसे आ रहे थे, और m2 आपका यहाँ पे रेस्ट पे था, और m1 जो था आपका u वेलोसिटी से मूव कर रहा था। तो यहाँ पे देखो θ1 एक्स एक्सिस से ए एंगल था, θ2 ए एंगल, तो टोटल एंगल क्या बनेगा, थीटा। ये डेटा हमें गिवन रहेगा और इसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन। कितना एंगल दोनों डिफ्लेक्ट कर गए आपका, टोटल डिफ्लेक्शन एंगल वहाँ पे हमें गिवन रहेगा। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इन 4th इक्वेशन की हेल्प से इसको हम इजीली वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका था। इसको हम बोलते हैं कोलिजन इन 2D भी बोलते हैं, ऑब्लिक कोलिजन बोलते हैं, कोलिजन इन 2 डायमेंशनल भी बोलते हैं। तो इस तरीके का अप्रोच हम करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, आपको यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम 2D की प्रॉब्लम आती है, 2D कोलिजन की प्रॉब्लम आती है, इलास्टिक कोलिजन गिवन है, तो वहाँ पे इस तरीके का आपका अप्रोच होना चाहिए। फर्स्ट क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस अप्लाई करेंगे, देन मोमेंटम कंजर्वेशन अलॉन्ग द वाई एक्सिस अप्लाई करेंगे, देन हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देन आपको कोई ना कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा गिवन रहेगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा θ1 प्लस θ2 इक्वल टू थीटा मीन्स सम वैल्यू आपको गिवन रहेगी। तो आपके पास वहाँ पे 4 इक्वेशंस बन जाएंगे। आप 4 इक्वेशंस की हेल्प से आप v1 v2 θ1 θ2 को कैलकुलेट कर लेंगे वहाँ पे।